इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा मुद्दा मानो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और होने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा असर लोकसभा इलेक्शंस पर डाल सकता है। संडे 17 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सेकेंड सेट ऑफ डेटा को पब्लिक करके लोगों को शॉक दिया था और वहीं दूसरी ओर 18 मार्च की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग काफी हीटेड रही। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी गुस्से में भी दिखे थे और एसबीआई को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आपको बता दें कि इससे भी ज्यादा एक दूसरा मुद्दा उठ के सामने आया है और वो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऑर्डर्स वायलेट हुए हैं और ये वायलेशन किसने किया है। जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि ये ऑर्डर्स और किसी ने नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी ने वायलेट किए हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कई और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मामले में शामिल है। तो शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई से अल्फा न्यूमेरिक नंबर की मांग करने से। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बीते दिन की हियरिंग में सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे से कई सवाल जवाब किए थे कि भला एसबीआई ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं दिया है। जवाब सुनने के बाद सीजेआई ने एसबीआई को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे दिए कि उन्हें सारी डिटेल्स ईसीआई को जमा करवाने ही पड़ेंगे। पर इसी बीच एक क्वेश्चन ये भी उठ गया कि शायद सुप्रीम कोर्ट को अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस कुछ ऑर्डर से पॉलिटिकल पार्टीज को ये साफ कहा था कि वे ईसीआई को एक लिस्ट प्रोवाइड करे जिसमें उन्हें किसने कितने पैसे दिए हैं, किस बैंक अकाउंट में ये पैसे आए हैं और किस दिन ये पैसे उन्हें मिले हैं की जानकारी मौजूद हो। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पहले अपने 12 अप्रैल 2019 ऑर्डर से कहा था जो कि तब के सीजेआई रंजन गोगोई द्वारा ऑथर्ड था, जिसमें जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना शामिल थे। और अभी हाल ही के 2 नवंबर 2023 ऑर्डर में भी शामिल था ये सेम पॉइंट जो कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच द्वारा पास हुआ था। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डेटा दे दिया है ईसीआई को तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो भी अंत में यही बताएगा कि किसने कितने पैसे किस पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं। पर मामले में ट्विस्ट ये आता है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें कि बीजेपी भी शामिल है ने सुप्रीम कोर्ट के इन 2 ऑर्डर से कंप्लाई ही नहीं किया है। जितना आपके लिए शॉकिंग है उतना ही सभी लोगों के लिए था। जब ईसीआई ने सेकेंड लिस्ट ऑफ डेटा 17 मार्च को पब्लिक किया था जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा दिए डेटा को पब्लिक किया है और फिर वक्त नहीं लगा जब ये समझ आ गया कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ये इन्फॉर्मेशन ईसीआई को दी ही नहीं है। लोग जो नजरें गड़ा कर बैठे थे कि आखिर बीजेपी को कहां से कितने पैसे मिले हैं, कंसिडरिंग कि वो इकलौती ऐसी पार्टी है जिसे बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, शॉक दिखे थे जब ये डेटा उन्हें ईसीआई की वेबसाइट पर नहीं मिला। इस मामले में बीजेपी ने ईसीआई को एक लेटर लिखते हुए अपनी सफाई में कहा है, इट इज ड्यूली सबमिटेड दैट एज पर द एप्लीकेबल लॉज द पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नेम्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द डोनर्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड एज सच द पार्टी हैज नॉट मेंटेन दीज पर्टिकुलर्स। यहाँ तो हम बीजेपी की बात कर रहे हैं पर आपको बता दे कि पार्टी सच एज टीएमसी, कांग्रेस ने भी सिर्फ कुछ डेटा ही डिस्क्लोज किया है और कुछ नहीं। तो सवाल फिर उठता है कि आखिर किस पार्टी ने डेटा डिस्क्लोज किया भी है। जवाब में पता चलता है कि डीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कझगम, एआईएडीएमके, जनता दल, सेक्युलर एक्सेट्रा कुछ पार्टीज है जिन्होंने डोनर्स की डिटेल डिस्क्लोज किए हैं। द डीएमके सेड इन इट्स लेटर टू द ईसीआई द स्कीम आल्सो डज नॉट रिक्वायर द डिटेल्स ऑफ द डोनर टू बी फर्निश्ड टू द डोनी। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस द डोनर्स डिड नॉट स्ट्रिक्टली adhere to the requirement of furnishing their details whenever they handed over the electoral bonds to us. Be that as it may, following the directions of Honorable Supreme Court, we contacted our donors and we were able to collect the details from them। तो जहां बीजेपी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं वहीं डीएमके पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन करते हुए कैसे भी ये डेटा सबमिट कर दिया है। वहीं कुछ और पार्टीज ने भी ईसीआई को लेटर देते हुए समझाया कि क्यों वे ये प्रॉपर डिटेल्स उन्हें सौंप नहीं सकते हैं। EITC stated in its letter to the ECI that most of the bonds were dropped in the drop boxes of the party office and that the party was not in possession of the details of the donors। Janata Dal United stated that somebody came to its office and handed over an envelope containing bonds worth rupees 10 crores। Parties like the Samajwadi Party, the Aam Aadmi Party made partial disclosure of the donor details। तो बात ऐसी है कि इन सब से ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। और इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट एक नेक्स्ट स्टेप उठाएगी या नहीं अभी कहना मुश्किल है। हालांकि इसी के बीच एक प्ली ऐसी आई है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर ही सवाल उठा दिए। असल में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने जब 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था तो उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अप्रैल 12, 2019 से लेकर के अब तक के सारे बॉन्ड्स डिस्क्लोज करने के ऑर्डर्स दिए थे। तो जहां एसबीआई ने ये सब कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के सामने एक प्ली आई कि सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 12, 2019 से पहले के भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिस्क्लोज करने के ऑर्डर्स दे। ये बात सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के सामने एनजीओ सिटीजन्स राइट ट्रस्ट ने रखे थे। वो वर रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया एंड एडवोकेट स्नेहा कलिता टू डायरेक्ट कंप्लीट डिस्क्लोजर
of Electoral Bonds details from March 1, 2018. NGOs claimed that information on nearly 10,000 bonds worth rupees 4,000 crore bought since March 2018 was not publicly available. अब आप भी सोचेंगे कि हाँ, ये बात तो सही है कि जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने ये एक्सेप्ट किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अपने इंसेप्शन से ही गलत है, तो भला कुछ समय के डेटा को छुपाकर क्या मतलब? The court struck down the anonymous electoral bond scheme on the ground that it infringed the fundamental right of a voter under Article 19 subsection 1A of the Constitution to know the source of political funding। और इसी बेसिस पर बेंच ने SBI को भी ऑर्डर्स दिए थे कि जब ये पूरा स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लोगों की राइट को अफेक्ट करता है तो इससे जुड़ा हर एक डेटा पब्लिक होना चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि हर वो एक डेटा अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक करने से मना क्यों किया है? सीनियर एडवोकेट हंसारिया के आर्गुमेंट सुनने के बाद CJI DY चंद्रचूड़ ने उनकी प्ली को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। CJI ने अपने रीजंस देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 12 अप्रैल 2019 की डेट सोच समझकर फिक्स की थी और इसे अब मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है एक मिसलेनियस पिटीशन के थ्रू, इसलिए भी NGO की प्ली मेंटेनेबल नहीं है। CJI stated, with effect from April 12, 2019, we directed the collection of details. Everyone was put on notice at the time. This is why we did not ask for the disclosure of the bonds sold before this interim order. This was a conscious choice by this Constitution bench. हालांकि मामले में ट्विस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, which had explicitly directed disclosure on electoral bonds purchased only from April 12, 2019 till February 15, 2024, एक दूसरे मार्च 11, 2024 ऑर्डर में specifically instructed the Election Commission of India to publish the details of the information which was supplied to this court in pursuance of the interim orders April 12, 2019 and November 2, 2023 on its official website। और इस दोनों डेटा को ध्यान से देखा जाए तो अब तक के सारे बॉन्ड्स की डिटेल सबमिट हो जाएगी। तो ऐसे में फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2018 से लेकर 12 अप्रैल 2019 पर पर्दा क्यों डाला है समझ नहीं आ रहा है। पर इसके बावजूद ध्यान देने वाली बात ये है कि तुरंत ही अब किसी बात पर पर्दा नहीं रहेगा कि किन कंपनीज ने किन पॉलिटिकल पार्टीज को कितने पैसे दिए हैं, जब SBI 21 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमेनिंग सारे डेटा की लिस्ट दे देगी। देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में और कौन से हंगामे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े देखने को मिल सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।